तो द नेक्स्ट टॉपिक इज डैम्ड ऑसिलेशंस। ये बेसिकली एसएचएम का पार्ट है, लेकिन उस समय पढ़ाना थोड़ा ठीक नहीं था, तो अब पढ़ाया जा रहा है ना। तो है क्या, मैं समझाता हूँ कि नॉर्मली अगर आपको पता हो तो जैसे मान लो ये कोई बॉडी है और ये मान लो कि कोई ग्रेविटी फ्री है, मान लो। तो ये मान लो इसकी नेचुरल लेंथ है, मान लो आपने धक्का दे दिया, ऑसिलेट कर रही है। तो ऑसिलेट कर रही है ऐसे ऐसे, तो कभी भी इस पर जो फोर्स होता है बराबर माइनस के एक्स होता है ना। मान लो एक्स नीचे आ जाएगी तो फोर्स ऊपर हो जाएगा, इसलिए माइनस के एक्स लिख देता हूँ। लेकिन अगर इन केस ऑफ सब मीडियम हैविंग फ्रिक्शन, मान लो किसी मीडियम में फ्रिक्शन है, अब जैसे कि मान लो हवा है, हवा की जो आपने जैसे विस्कोसिटी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि विस्कोसिटी फोर्स में F बराबर 6/8 भी होता है, याद आपको विस्कोसिटी। ऐसे ही कोई भी जो ऐसा ये मीडियम का रेजिस्टेंस होता है, ये प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं -B। ये बेसिकली कुछ नहीं, ये आपके पास जो B है वो बेसिकली आप इसको बोल दो डैम्पिंग कांस्टेंट, बोल दो जो बोल दो आपकी इच्छा। तो डैम्पिंग मतलब डैम्प करना होता है धीमा करना, तो धीमा करने वाली ये चीज़ को धीमा करेगा। और माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि समझना कि अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी राइट है तो उस पर फ्रिक्शन जो भी रेजिस्टेंस है लेफ्ट लगेगा, लेफ्ट है तो राइट लगेगा। मतलब ये माइनस इसलिए दिखा रहा है कि ऑपोजिट टू वेलोसिटी, माइनस से दिखा रहा है कि वेलोसिटी का ऑपोजिट है, तो F बराबर -B भी हो गया। अब मान लो कि इसी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसी ब्लॉक को मान लो किसी मीडियम में, जैसे मतलब हवा में है ना, कोई डिसिपेटिव मीडियम है, रेजिस्टिव मीडियम है, उसमें कर दिया। तो अब आपका नेट फोर्स हो गया -KX -BB, ठीक है। तो -KX -BB हो गया आपका नेट फोर्स। तो अब -KX की जगह एक इक्वेशन और आ गई, तो ये हो जाएगा F + BV + KX बराबर 0। F होता है MA + BV + KX बराबर 0। एक्सेलरेशन होता है d2x/dt², मान लो ये x है, वेलोसिटी होती है dx/dt, KX बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना हमारे डोमेन से बाहर है, लेकिन ये एक इक्वेशन आ गई md2x/dt² मतलब MA + BV bdx/dt + KX बराबर 0, ठीक है ना। हम चलते हैं आगे। तो आपकी जो इक्वेशन थी मैं फिर ले लेता हूँ, md2x/dt² + BV की जगह bdx/dt + KX की जगह KX। एक्चुअली F बराबर नेट फोर्स था -BV -KX, तो इधर ले आया। एक्सेलरेशन को सेकंड डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी को फर्स्ट डिफरेंशिएशन = 0। अब इसको सॉल्व करना किसी के बाप के बस की बात नहीं, मतलब है लोगों ने सॉल्व की है, लेकिन आपको रटना पड़ेगा। इसकी इक्वेशन आएगी x बराबर e⁻⁻ (-bt/2m) इंटू cos ω'(t + 5)। अब ये चीज़ क्या है, इन पे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, इफ़ नो डैम्पिंग फोर्स, अगर डैम्पिंग फोर्स नहीं होता तो आपको याद होगा F बराबर -KX होता है और ω√K/m होता है। इसको नेचुरल एंगुलर, ओमेगा को एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, इसको नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। लेकिन डैम्पिंग फोर्स के कारण क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब एक ही बात है। ओमेगा बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, फ्रीक्वेंसी 2π/ω होता है, और ओमेगा बदलेगा तो टाइम बदलेगा, 2π/ω होता है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है ω/2π, नहीं तो ओमेगा बदलेगा तो टी बदलेगा जो कि 2π/ω होता है, और टी बदलेगा तो F बदलेगा जो कि 1/2π
एफ बदलेगा जो कि 1/t होता है। तो ओमेगा आपके पास क्या है, रूट के बाय एम, जो कि नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ओमेगा डैश है, ओमेगा डैश ये है जो तब आती है जब डैम्पिंग होती है, ऑन डैम्पिंग, मतलब जब रेजिस्टिव मीडियम आ जाता है, उसका फॉर्मूला होता है रूट के बाय माइनस बी स्क्वायर बाय 4m²। और ये ओमेगा से कम होता है क्योंकि ओमेगा तो कोई रूट के बाय में, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, ओमेगा कम हो जाता है और टाइम पीरियड बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो टी बराबर 2 पाई ओमेगा। तो डैम्पिंग से क्या होता है, जैसे कि मान लो पहले ऐसे चल रहा है, डैम्पिंग से वो धीमा हो जाएगा, हवा उसको रोकेगी। जैसे मान लो पेंडुलम है, ये भी जो होगा उसमें भी क्या होगा, कोई चीज़ चल रही है लेकिन वो धीमा हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। जो एम्पलीट्यूड था इसको मैं सपोज ए डैश बोल दूँ, है ना। एम्पलीट्यूड क्या था, अब किसी भी एसएचएम में, जो एक्चुअली एसएचएम की क्वेश्चन होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या फिर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिकली साइनोसोडियल होती है। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है उसकी जगह पे आ गया ए ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m, ठीक है। ए ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m। अब ये क्या है कि ये चीज़ जो होगी वो घटेगी समय के साथ, क्योंकि ये हो जाएगा ए बाय ई की पावर बी टी बाय 2m। सिंपल सी बात है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो समय के साथ घटते जाएगा, ठीक है, जितना टाइम बढ़ेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। अब बच्चों को इस एक्सपोनेंशियल टर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। कई बच्चे बोलते हैं सर एक्सपोनेंशियल होता क्या है, कई बार बोलते हैं कि कोरोना एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है या कुछ भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। लेट्स सी। एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। जैसे कि मान लो मैं आपको समझाता हूँ, तो जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इट मल्टीप्लाइज बाय अ पर्टिकुलर फैक्टर आफ्टर सेम टाइम। जैसे कि मैं समझाता हूँ, मान लो कोई चीज़ हफ्ते में डबल होगी, मान लो बोलेंगे कोरोना हफ्ते में डबल हो रहा है, तो एक हफ्ते में डबल होगा, अगले हफ्ते फिर डबल होगा, लेकिन अगले हफ्ते डबल का डबल 4 गुना हो जाएगा, उसके अगले हफ्ते 4 गुना हो गया, फिर डबल 8 गुना हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल है, हर हफ्ते 2 टाइम, ठीक है ना। 2 4 8 16 32, तो ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। ऐसी चीज़ एक्सपोनेंशियली घट भी सकती है। जैसे मान लो कोई चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम, मान लो एक दिन में 1/3 हो रही है, तो एक दिन 1/3, अगले अगले दिन फिर 1/3 का 1/3 1/9, फिर अगले दिन 1/27, अगले दिन 1/81। तो एक पर्टिकुलर फैक्टर बार बार आएगा, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जैसे कि मान लो आपकी तनख्वाह है, मान लो सपोज वो आपकी तनख्वाह 1 लाख है, फिर 1,10,000 होगी, 1,20,000 होगी, 1,30,000 होगी, हर साल 10,000 बढ़ी, वो एक्सपोनेंशियल नहीं। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये हुआ कि जैसे हर साल 10% बढ़े तो एक्सपोनेंशियल है। जैसे मान लो 1 लाख की 1,10,000 होगी, अब 1,10,000 का एक्सपोनेंशियल 10% होगा 11,000, अगले महीने अगले बारी 11,000 बढ़ी, ठीक है ना। तो अगर एक पर्टिकुलर फैक्टर से बढ़ रही है, वो फैक्टर 0.5 है, 0.25 है, 2 है, 3 है, 1.6 है, 1.5, एक पर्टिकुलर फैक्टर बार बार आता है, उसको एक्सपोनेंशियल बोलता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मान लो कि एम्पलीट्यूड जो है वो ए बाय ई की पावर टी है, जैसे था। तो एम्पलीट्यूड ए बाय ई की पावर बी टी बाई 2, तो मान लो बी बाई 2 कॉमन मान लेते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम लेते हैं, यहाँ लेते हैं एम्पलीट्यूड, टाइम 0 था, एम्पलीट्यूड ए था, टाइम 1 था, एम्पलीट्यूड ए बाई ई था, टाइम 2 था, एम्पलीट्यूड ए बाई ई स्क्वायर हो गया, टाइम 3 था, ए बाई ई क्यूब हो गया, टाइम 4 था, ए बाई ई की पावर 4 हो गया। हाँ समझ रहे हो। अब देखो आफ्टर ईच 1 सेकेंड, हर 1 सेकेंड के बाद, है ना,
1/e का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। हर बार देखो 1/e फिर 1/e फिर 1/e, तो ये फैक्टर कुछ भी हो सकता है। अगर ये ऊपर ई की पावर टी होता तो ये ए होता, ए ई स्क्वायर ए ई क्यूब, हर बार ई का फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 1/e का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये मान लो 2 की पावर टी होता तो पहले ए होता, फिर a/2 होता, फिर a/4 होता, फिर अगर ये इंटू 2 की पावर टी होता तो a 2a 4a। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर फैक्टर है जो बार बार आ जाता है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। तो कोई चीज़ हर किसी टाइम में डबल हो जाती है, हर किसी टाइम में हाफ हो जाती है, 1/3 हो जाती है, कुछ भी जाती है, दैट्स ऑल एक्सपोनेंशियल, मतलब उसकी इक्वेशन में कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट या पावर आ रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपको याद होगा कि एसएचएम की एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर होती है। अब यहाँ पे जो एनर्जी होगी हाफ के, अब जो नया एम्पलीट्यूड है वो कितना है बच्चों, नया एम्पलीट्यूड था a e⁻⁻bt/2, ठीक था ना। तो अब जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ के ए स्क्वायर e⁻⁻bt/m, ठीक है। तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल है, ठीक है ना। तो बेसिकली इट्स ऑल्सो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, ये भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, सही है। तो ये बेसिकली हमारी इक्वेशन है। अब हम चलते हैं आगे। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड और एनर्जी दोनों एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे। तो मैंने क्या बोला था कि देखो वैसे क्या होता है, x बराबर a sin ओमेगा टी या cos ओमेगा टी होता है और उसकी ग्राफ ऐसे बनता है, उसका एम्पलीट्यूड फिक्स होता है, प्लस ए से माइनस ए के बीच में बदलते रहेगा, ठीक है। अब इस केस में क्या है, x बराबर है ना a e⁻⁻bt/2m, ठीक है। और मैंने आगे लिखा था, क्या लिखा था मैंने आगे, cos ओमेगा डैश टी प्लस वाई लिखा था, ये इक्वेशन। अब इसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, धीमे धीमे कम हो रहा है, तो एक्चुअली इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। इसमें जो एम्पलीट्यूड है आपका धीमे धीमे घटता जाएगा, तो भाई ऐसे वैसे तो सेम ही होता है, लेकिन धीमे धीमे क्या होगा, ये कम होता जाएगा, समझ लो। तो बेसिकली क्या होगा, एम्पलीट्यूड आपका धीमे धीमे कम होता जाएगा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली घट रहा है, ठीक। तो इसमें जो एक्स टी ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा आपके पास, टाइम के साथ पोजीशन ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, फिर आगे चलते हैं। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली एनसीईआरटी की है। क्वेश्चन क्या है कि एक 200 ग्राम का मास है जिसको मैं 0.2 किलो लिख सकता हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट 90 न्यूटन पर मीटर है। जो डैम्पिंग कांस्टेंट है बी एफ बराबर माइनस बी वी वाला 40 ग्राम पर सेकंड है। अब इसको बदलना पड़ेगा, ग्राम को लिखना पड़ेगा किलोग्राम बाय 1000 बाय सेकंड। तो 40/1000 0.04 किलोग्राम पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और आपको टाइम पीरियड बताना है, टाइम फॉर एम्पलीट्यूड टू बिकम हाफ ऑफ इनिशियल, और तीसरा टाइम फॉर एनर्जी टू बिकम हाफ ऑफ इनिशियल, बता, ठीक है। कितने टाइम एनर्जी आप हो जाएगी, कितने टाइम में एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो भाई, तो क्या करते हैं इस केस में। तो मुझे पता है कि जो ओमेगा डैश होता है वो होता है आपके पास ओमेगा डैश k/m माइनस बी स्क्वायर बाय 4m²। इसको b/2m को होल स्क्वायर लिख देते हैं। वो दोनों की वैल्यू निकालते हैं। k/m की वैल्यू होगी, k था आपके पास 90 और m था m कितना था 200 ग्राम, 0.2, देख लेना पीछे डेटा में। तो ये आपके साथ जगह 900 बटे 2 450, और जो b/2m था आपके पास, ठीक है। तो b मेरे पास है
0.04 टू एम कितना है आपके पास 0.2, तो ये आपके पास हो गया b/2m 0.1, क्योंकि 0.4 0.04 0.1 हो गया। अब आप ये सोचो कि k/m 450 है और b/2m का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर 0.01 हो गया। अब 450 माइनस 0.01 क्या हुआ, ऑलमोस्ट रूट k/m ही हो गया। तो इसका मतलब ओमेगा डैश अभी भी लगभग रूट k/m ही है, यानी कि रूट 450 ही है। ठीक है, तो इट्स स्टिल रूट 450, ठीक है ना, मतलब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, ज़्यादा फर्क ना पड़ने का रीज़न क्या है कि b/2 में बहुत छोटा है, बहुत छोटी डैम्पिंग है, b छोटा मतलब डैम्पिंग बहुत छोटी है, तो इट्स ऑलमोस्ट सेम एज बिफोर। अभी ओमेगा आ गया 15√2, क्योंकि 225 × 2 है, 225 का रूट 15 होता ही है, आपको पता ही है। अब जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2π/ω, तो 2π/ω, ओमेगा कितना है 15√2, तो ये आपके पास हो गया 0.3 सेकंड के आसपास ऑलमोस्ट। तो टाइम पीरियड 0.3 सेकंड है, जो पहले भी 0.3 सेकंड था बिना डैम्पिंग के, अभी भी डैम्पिंग के साथ भी 0.3 सेकंड है, क्योंकि ओमेगा अभी भी सेम ही। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो अब बात ये होगी ए पार्ट की, ये पार्ट था अपने पास टाइम पीरियड निकालने का। अब हम चलते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है कि एम्पलीट्यूड कितनी देर में आधा हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड होता कितना है, a e⁻bt/2m, ये हो गया e/bt/2m। अब नया एम्पलीट्यूड क्या होगा, पुनः एम्पलीट्यूड डिवाइड/2, तो इसका मतलब e⁻bt/2m कितना हो गया 2 हो गया। दोनों साइड ln ले लो, लॉग, तो log e⁻ समथिंग, तो log गायब हो जाएगा, इधर आ जाएगा ln2। आपको पता होना चाहिए कि ln2 की वैल्यू होती है 0.693, ये आपको रट्टी होनी चाहिए। ठीक है, अब b/2m हम पहले निकाल चुका है, b/2m कितना है 0.1 है, तो ये हो गया 0.1 मतलब t/10 = 0.693, इसका मतलब t कितना हो गया 6.93 सेकेंड्स। सी पार्ट, हम चाहते हैं एनर्जी हाफ हो जाए, और एनर्जी होती क्या है हाफ k² तो एनर्जी हाफ होने का मतलब a² हाफ होना, और a² हाफ होने का मतलब एम्पलीट्यूड जो होगा 1/√2 टाइम्स होगा, तो एम्पलीट्यूड 1/√2 टाइम्स होगा। अब मुझे पता है एम्पलीट्यूड होता क्या है a/e⁻bt/2, तो a/√2 टाइम्स हुआ, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास e⁻bt/2m 2 हो गया। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो e⁻m बराबर 2। अब लॉग ले लेते हैं, तो मैं छोटा सा लॉग ले लेता हूँ, यहाँ लॉग लेंगे तो e कट जाता है, तो bt/m = ln2, लॉग मतलब ln। ठीक है, तो t कितना हो गया, t हो गया m/b ln2, t हो गया m/b ln2, तो t हो गया जो भी होगा मैं दोबारा निकाल लेता हूँ ना, तो t हो गया m/b ln2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो t बिकम्स कितना का भैया, t बिकम्स m/b ln2। अब ln2 आपके पास 0.693 होता है। अब बात है m/b कितना होता है, लेट सर्च, हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया होगा, m/b, तो हमने निकाला था कि b/2m 0.1 है, नहीं सही है, b/2m 0.1, हमने निकाला था कि b/2m 0.1 है, यानी कि 1/10 है, तो इसका मतलब आपके पास हो गया 10/5 = m/b, तो m/b आपके पास 5 हो गया। ठीक है,
टाइम अभी 5 हो गया आपके पास, तो ये 0.693 इंटू 5 हो गया, मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास, तो आपके पास ये जो टाइम आ जाएगा कर लेना लगभग 3.46 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये उनका दोनों सवाल हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं अगली चीज़ की। अगली चीज़ क्या है मैं समझाता हूँ। मैं इस चीज़ को कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग LCR सर्किट्स विद डैम्प्ड ऑसिलेटर। डैम्प्ड ऑसिलेटर मतलब वो ऑसिलेटर जो कि डैम्प हो जाएगा, धीमा पड़ेगा। अब देखो, आपको पता है कि जब LC ऑसिलेटर होता है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इस लेक्चर को नहीं बंद कर देना चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, नहीं पढ़ाई देना चाहिए, पढ़ाई लेते हैं। चलो भाई, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखो, तो तुम कहोगे कि सर LCR सर्किट का क्या लेना देना है। देखो, हम लोगों ने LC ऑसिलेशन पढ़ा था, तो LC ऑसिलेशन में आपको याद होगा कि एनर्जी इंडक्टर और कैपेसिटर में घूमती रहती है, ठीक है ना, एनर्जी बर्बाद नहीं होती। तो LC तो एनर्जी बर्बाद नहीं करता, लेकिन अगर आपने एक सर्किट में इंडक्टर भी लगा दिया, कैपेसिटर भी लगा दिया, रजिस्टर भी लगा दिया और बैटरी नहीं, कोई AC बैटरी कुछ भी नहीं है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट कुछ भी नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, जब भी करंट चलेगा तो ये रजिस्टर एनर्जी बर्बाद करेगा। तो इस केस में रजिस्टर बर्बाद एनर्जी। अब रजिस्टर एनर्जी बर्बाद करेगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब उसमें तो क्या था, अगर आपको याद हो तो जो चार्ज था, है ना, अगर आपको उसमें याद हो तो जो चार्ज था वो भी बेसिकली साइन ओमेगा टी था, +5 लगा दो, करंट भी ऐसे ही था, तो उसमें चार्ज जो है वो +Q0 से -Q0 चलता रहता है, कोई एनर्जी बर्बाद नहीं करता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि धीमे धीमे एनर्जी बर्बाद होगी, तो चार्ज भी कम होगा, करंट भी कम होगा। ठीक है, अब कैसे होगा मैं समझाता हूँ आपको, समझना। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, वो होगा LdI/dt। तो इसने इतना पोटेंशियल चेंज किया, इसका होता है V = Q/C और इसका होता है IR। तो भाई कुछ इसने पोटेंशियल चेंज किया, कुछ ने टोटल चेंज यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 0 को, ये तो प्लेन वायर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, I खुद dQ/dt होता है, तो इसको लिख दो L/d2Q/dt²। ठीक है, I होता है dQ/dt + Q/C = 0। तुम कहोगे तो क्या करें, मैं कहूँगा अब दोबारा याद करो, हमने क्या किया था, हमने कहा था कि डैम्प्ड ऑसिलेटर में जो फोर्स होता है वो होता है F = -BB - KX। तो F होता है ma md2x/dt², वेलोसिटी होती है dx/dt, kx होता है kx = 0। ठीक है, अब आप इन दोनों कंपेयर करो, क्या ये दोनों सेम नहीं है। जैसे यहाँ पर पोजीशन है ना, वैसे यहाँ पे चार्ज। तो जैसे कि x, वैसे देखो नॉर्मल ऑसिलेशन में x +a से माइनस चलता है, इसमें x धीमे धीमे एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो वैसे इसमें q का भी चार्ज का एम्पलीट्यूड कम होगा, चार्ज धीमे धीमे कम होते जाएगा। ठीक है, तो x की जगह ये हो गया। अब मास की जगह क्या आ गया, मास की जगह आप देखो तो यहाँ पर मास की जगह इंडक्टेंस आ जाएगा। अब चलते हैं BdX/dt। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर B डैम्पिंग कांस्टेंट था, वो जो डैम्प कर रहा था, फोर्स बड़ा -B भी था ना, तो B वो फैक्टर था जो डैम्प कर रहा था। अगर B 0 होगा तो रेजिस्टिव फोर्स भी 0 होगा। तो ये भी रेजिस्टिव, एक तरह से रेजिस्टिव फोर्स का कांस्टेंट था, और R भी रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों एक जैसी चीज़ है, ये भी रोक रही है, ये भी रोक रही है। ठीक है, अब बचा K, तो K x की जगह Q है, तो K कितना हो गया 1/C। तो यहाँ पे K फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे 1/C भी उसी की तरह। तो मैं इस पर कोई सवाल नहीं करा रहा, लेकिन कभी आए तो आप इस इक्वेशन से वही काम कर सकते हो जो वहाँ पे किया। कैसे, लेट्स सी, चलो वो भी बता देता हूँ क्या करना है। तो करना ऐसा है कि आपके पास इक्वेशन आ गई कोई भी, मान लो कि आपके पास एक है, जैसे मान लो इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, पेज नंबर 7 है। मान लो कि
क्वेश्चन है इन व्हाट टाइम चार्ज मैक्स चार्ज बिकम्स हाफ ऑन कैपेसिटर। तो मुझे पता है कि जो क्यू नॉट होगा वो होगा, है ना, क्यू नॉट डैश क्यू नॉट इंटू ई की पावर माइनस बी टी बाई टू एम, तो यहाँ बी टी बाई टू एम आ जाएगा। ठीक है ना, ये वैसे ही है जैसे एम्पलीट्यूड हो रहा था कि एम्पलीट्यूड जो था वो था ए की पावर माइनस बी टी बाई टू एम, तो वैसे ही एम्पलीट्यूड डैश माइनस बी टी बाई टू एम को नीचे लाए, सेम ऐसे ही। ठीक है ना, अब चक्कर ये है कि यहाँ पे बी टी बाई टू एम नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, लेट्स सी ई की पावर बी, बी की जगह क्या आ जाता है बच्चों आर, तो बी टी की जगह आर टी, टू एम की जगह एल, तो आर टी बाई टू एल हो गया। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम जो है वो आधा हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई की पावर आर टी बाई टू एल इज इक्वल टू टू, दोनों साइड ले लो, तो आर टी बाई टू एल बराबर एल एन टू, तो टाइम कितना हो जाएगा, टू एल बाई आर एल एन टू। तो उसी तरीके से आप डील कर सकते हो जैसे पिछला क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें नोटेशन बदलती जाएंगी, सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था, है ना, बस नोटेशन बदलती जाएंगी। ठीक है, अब एक चीज़ बची आखिरी, उसके बाद ये छोटी सी चीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी। लेट्स प्रोसीड। अब हम आगे बात करते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। अभी फोर्स्ड ऑसिलेशन रेजोनेंस क्या होता है मैं समझाता हूँ। ठीक है, होता क्या है कि आप धीमे धीमे किसी चीज़ को चला, जैसे मान लो किसी पेंडुलम चाहे तो रुक जाएगी, उसको चलाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार धक्का देना पड़ेगा, वो भी धक्का भी ऑसिलेट होना चाहिए, इधर धक्का इधर धक्का इधर धक्का इधर धक्का। तो अ ड्राइविंग फोर्स, अ ड्राइविंग ऑसिलेटिंग फोर्स, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑसिलेशंस। पिक्चर को ऑसिलेशन बनाएगा, उसको लगातार धक्का देना पड़ेगा, धड़ 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 धड़, तो उससे क्या होगा, उसकी ऑसिलेशन मेंटेन रहेगी। अब वो ड्राइविंग फोर्स मान लो है एफ डी बराबर एफ नोट, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कॉस ओमेगा डी टी। ये ओमेगा डी क्या है, ये ओमेगा डी आपके पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब आपके पास, अब तक आपके पास दो फोर्स होते थे, माइनस के एक्स और माइनस बी वी, अब आपके पास तीन फोर्स हो गए। अब आपके पास जो नेट फोर्स होगा वो होगा माइनस बी वी, जो रेजिस्टेंस के कारण माइनस के एक्स, प्लस एक ड्राइविंग कितना होगा, एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी इज इक्वल टू एम। ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, लेट्स सी। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एफ नेट को लिखते हैं एम ए क्या होगा, एम ए डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, बी को डी एक्स बाई डी टी, के एक्स की जगह के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना मेरे पिताजी के बस की बात भी नहीं है, तो इसका हम सीधे सॉल्यूशन लिखेंगे, सेम वैसी इक्वेशन जैसे पहले थी, प्लस आएगा, बस ये ड्राइविंग फोर्स एक्स्ट्रा आ गया। लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। तो वो जो इक्वेशन थी मैं फिर लिख देता हूँ, वो आई थी एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी, एफ नॉट कॉस ओमेगा डी ड्राइवर टी इज इक्वल टू थी एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना, प्लस के एक्स। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा आपके पास x बराबर a कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव। ये बेसिकली ऐसे चल, ध्यान रखना इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, एक्चुअली हमने बाहर से फोर्सेस लगाया था ताकि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, जो एनर्जी का नुकसान हो रहा है तो हम बार बार फोर्स लगा लगा के वापस कर देंगे। ठीक, ध्यान रखना कि जो एस बनेगी उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो ड्राइविंग फोर्स की। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जीत उसी की होगी। मतलब ये हुआ कि भाई एक झूला
मान लो एक झूला ऐसे जाता है, अब तुम क्या करो, उसको फटाफट फटाफट फोर्स इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, तो वो आपके हिसाब से चलेगा। तो अल्टीमेटली चलना उसको आपके हिसाब से ही, जो ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। अब ये कैसे है, बिल्कुल नहीं, चुपचाप रटना है। अब जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है, एम्पलीट्यूड होता है एफ नॉट, ए बराबर एफ नॉट, एफ नॉट मतलब फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू थी, एफ बराबर एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी, और नीचे मास का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ड्राइविंग स्क्वायर प्लस ओमेगा ड्राइविंग स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर आएगा, अब इसके आगे चलते हैं, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। और जो इस क्वेश्चन में जो इनिशियल फेज आ रहा फाई, इसके लिए क्या होता है कि जो टेन फाई होगा वो आपके पास होगा माइनस वी नोट बाय ओमेगा डी एक्स नॉट, जहाँ पे सीधे रखना है ओमेगा नॉट और वी नॉट और एक्स नॉट आर वेलोसिटी एंड पोजीशन एट टी बराबर 0, ठीक है। टी बराबर 0 वो टाइम है व्हेन एफ टी स्टार्ट्स, जब ड्राइविंग फोर्स लगना स्टार्ट होता है, धड़क 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 जो उसको चलाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, इसको आपको रटना है, इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, कई बार रटना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं, इसको समझने का कोई तरीका ही नहीं, ठीक है। अब हम इसमें केसेस करते हैं, केवल 2 केस हैं, ध्यान से देखना। केस वन ये है कि डैम्पिंग इज स्मॉल, दैट इज बी इज स्मॉल। जो बी है बहुत छोटा है, बहुत छोटी सी डैम्पिंग है, तो डैम्पिंग फोर्स होता है माइनस बी, मतलब बी बहुत कम है, ना के बराबर डैम्पिंग है। अगर डैम्पिंग बहुत कम है तो एम्पलीट्यूड हो जाता है आपके पास एफ नॉट बाय, अब ये रूट और स्क्वायर कट जाएंगे तो नीचे आ जाएगा एम ओमेगा माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट कट गए, ठीक है। अब ये हो गया पहला केस। केस दो होता है ओमेगा एंड ओमेगा डी आर क्लोज, मतलब आपने जो ड्राइवर की ओमेगा लगाया, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड लगाया, वो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी आसपास है। तो अगर ये बहुत आसपास हैं, सोचना अगर ये काफ़ी आसपास हैं तो ये टर्म बहुत छोटी हो जाएगी, तो ये टर्म काफ़ी छोटी होगी तो इसको निगलेक्ट कर दो, तो आपके पास केवल ई वाली टर्म बच जाएगी, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, तो इस केस में ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा आपके पास एफ नॉट बाय ओमेगा डी बी, ए आ गया एफ नॉट बाय ओमेगा डी बी, सही है। अब इस केस में क्या होता है, ये आ गया आपके पास, अब अगर b इज स्मॉल, अगर डिक्रीज्ड, b छोटा है और डिक्रीज करते जाओ तो सोचो आप जैसे से b डिक्रीज करोगे एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा, एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो जैसे ही जो फ्रिक्शन, जो रेजिस्टिव फोर्स बहुत कम होगा तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ कि समझना मेरी बात। इफ़ b बिकम्स वेरी स्मॉल, मतलब जो डैम्पिंग है वो काफ़ी छोटा हो जाए, एंड ओमेगा और ओमेगा डी मतलब जो ड्राइवर फ्रीक्वेंसी और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का देखो भाई समझना, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा मैच करेगा तो फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, टाइम पीरियड मैच करेगा। मैं बोलूँ फ्रीक्वेंसी मैच करना, टाइम पीरियड मैच करना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैच करना, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर बी बहुत छोटा ओमेगा डी के बहुत आसपास हो गया, देन एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस अब्रप्टली, एम्पलीट्यूड एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। इस चीज़ को रेजोनेंस बोलते हैं, मतलब एक ड्राइविंग फोर्स है और एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, दोनों आपस में मैच कर जाते हैं। अब इसे कई जगह यूज़ होता है, जैसे कई बार क्या होता है कहीं के भूकंप आते हैं, तो होता क्या है कि जैसे कि हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मान लो कि अगर आप किसी टेबल को भी ऐसा मार दोगे ना तो वो भी कांपता है, उसकी फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही मान लो कि सपोज़ कि ये कोई ब्रिज है,
ठीक है, नीचे नदी बह रही है, इस ब्रिज के ऊपर से हेलीकॉप्टर से कोई बहुत भारी सा मास गिरा दो तो ये ब्रिज भी वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे। तो इस ब्रिज की भी फ्रीक्वेंसी एक टाइम पीरियड है, हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड होती है, एक नहीं कई फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड। जैसे एक रेजोनेटिंग वायर की आपने सिस्टम पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड, वैसे कई सारी होती है। जो भी मान लो किसी फ्रीक्वेंसी 100, 200, 300, 400, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अब होता क्या है कि जैसे कि मान लो कि ये कोई बिल्डिंग है और मान लो भूकंप आया और भूकंप से इस बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी मैच करके बाकी किसी की नहीं मैच करी, ये कितनी मजबूत हो, ये फ्रीक्वेंसी, ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करती, तो इसके कांपने का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये कोई पुल है, पुल का क्या है, पुल की फ्रीक्वेंसी है, तो होता क्या है कि जब फौजी भाई लोग जैसे जब मार्च पास्ट करते हैं तो क्या करते हैं, वो इकट्ठे पैर लेते हैं, 1 2 1 2 1 2 1, तो उनके पैर इकट्ठे नीचे, इकट्ठे ऊपर आते हैं, तो सबने पैर इकट्ठे मारे, सबने ऊपर लिए इकट्ठे। अब होता है क्या है कि ये एक तरह से जो आप पैर मार रहे हो वो एक ड्राइवर फ्रीक्वेंसी है, अगर वो फ्रीक्वेंसी पुल से मैच कर जाए तो ये पुल की वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, पुल जाएगा टूट, ठीक है ना। तो वो सब रेजोनेंस है। रेजोनेंस कब होती है, जब ड्राइवर फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। तो अगर बहुत कम डैम्पिंग है तो चीज़ें जो होंगी वो गिर जाएंगी, बहुत एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा टूट जाएंगी, ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एक और एक्सपेरिमेंट होता है, अपने घर पे कर सकते हो आप। एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि आपके पास सपोज ये पेंडुलम है, 5 पेंडुलम है, 1 2 3 4 5, ये दोनों एक लाइन पे, इनको एक धागे से बांध दिया। अब आपने क्या है कि एक को हिला के छोड़ दिया, तो बेसिकली एक के हिलाने से क्या होगा कि ये धागे में थोड़ी मूवमेंट आएगी, नहीं, इसका सोर्स है, ये धागा वाइब्रेट करेगा, ये धागा वाइब्रेट करेगा, 2 3 4 5 सब वाइब्रेट करना चाहेंगे, लेकिन आप थोड़ा टाइम बाद आओगे, आफ्टर सम टाइम, तो आप सब कुछ टाइम बाद आओगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको क्या मिलेगा। आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, और ये चल रहा है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि समझना, इसके चलने से एक फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जनरेट हुआ, वो जो ऊपर धागा था उसका भी वही टाइम पीरियड, वो भी उसी के हिसाब से चल रहा है, उसका चलना इसके लिए ठीक नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, तो इसका टाइम पीरियड इससे मैच कर रहा है, 1/4 का टाइम पीरियड मैच कर रहा है, तो इसकी वाइब्रेशन इसको बहुत तेज चला सकती है, लेकिन इन दोनों को नहीं चला सकती, इन तीनों को। तो 1 के हिसाब से 4 मैच करेगा, 2 3 5 मैच नहीं करेंगे, समझ मेरी बात है। तो इस तरीके से काम चल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, सिंपल है। तो ये बेसिकली रेजोनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इससे मैच करेगी तो ये इसको चला सकती है, लेकिन बाकी सबको उतना नहीं चला सकती, ठीक है ना। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब हमारे पास कुछ भी आलतू फालतू टॉपिक नहीं बचे, ठीक है। अब हमारे पास सीधे बचा है ऑप्टिक्स, तो हम लोग ऑप्टिक्स चालू करेंगे कल से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बाकी जो भी आलतू फालतू टॉपिक थे मैंने सब कुछ कवर करा दिया। ओके बच्चों, बाय, हैव अ गुड डे।